हेलो दोस्तों, ये घटना है 10 अप्रैल 1912 की। RMS टाइटैनिक अपने जमाने का दुनिया का सबसे बड़ा सेफ और लग्जूरियस जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। इसमें हर तरह के लोग सफर कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे थे रोजगार की तलाश में। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज ही नहीं बल्कि इसकी लग्जूरियस इंटीरियर और सुविधाएं आपके होश उड़ा सकती है। ये शिप 269 मीटर लंबी, 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। पैसेंजर्स, पब्लिक और मीडिया सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे इस शिप के लिए। 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ इसको देखने के लिए आए थे। उस जमाने में शिप के कंस्ट्रक्शन में $7.5 मिलियन की कॉस्ट पड़ी थी। इन्फ्लेशन को काउंट में लेते हैं तो कॉस्ट आएगी $400 मिलियन के बराबर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। शिप की फैसिलिटीज और डेकोरेशन, इंटीरियर किसी भी आलीशान 5 स्टार होटल से भी कहीं ज्यादा है। स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े शानदार स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रॉनिक बाथ, जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप्स और एक लाइब्रेरी भी इसमें शामिल है। और अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ये शिप अनसिंकेबल डिक्लेयर कर दी गई थी, यानी कि एक ऐसी शिप जो कभी डूब नहीं सकती। जिस कंपनी ने ये शिप बनाया उसका नाम है व्हाइट स्टार लाइन। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट कॉन्फिडेंटली पब्लिक में आके बोल रहे कि ये शिप अनसिंकेबल है, कभी डूब नहीं सकता। इतनी सब फैसिलिटीज और इतने यकीन के बाद भी अपने पहले सफर के दौरान ही बस 2 दिन के बाद ही 12 अप्रैल 1912 को इसे अपनी पहली आइस वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है जिस अटलांटिक ओशियन में ये सफर करके अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है वहां पर बर्फ मौजूद है। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ यानी कि आइसबर्ग्स मौजूद हैं। दरअसल जो जहाज समुद्र में सफर कर रहे होते हैं वो एक दूसरे से रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है, कोई हिंड्रेंस दिखाई देता है, कोई पहाड़ी, कोई बर्फ या किसी तरह की कोई मुश्किल रास्ते में दिखाई देती है तो वो दूसरे जहाजों को भी अलर्ट करते हैं मैसेज भेजकर रेडियो के थ्रू। इन वार्निंग्स को सुन के 2 बार तो टाइटैनिक अपने कोर्स को थोड़ा सा चेंज कर लेता है और खतरे से बच के आगे बढ़ जाता है, लेकिन स्पीड कम नहीं करता है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जहाज आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इसके 2 दिन के बाद 7 अप्रैल 1912 में 7 ऐसी और वार्निंग्स दी जाती, लेकिन इस जहाज के 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ और उनके क्रू इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और उनका जहाज उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह से रात हो जाती है और टेम्परेचर गिरता रहता है। इस दिन रात में एक खास बात यह भी हुई थी कि चांद नहीं निकला था। चांद की गैर मौजूदगी में कोई रोशनी नहीं थी, रोशनी का कोई, लाइट का कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं था, तो अंधेरा बहुत ज्यादा था, विजन बहुत कम था। जहाज के ऊपर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जिसे क्रोज नेस्ट कहते हैं, जहां पर किसी क्रू मेंबर की ये ड्यूटी लगाई जाती है कि वो जहाज के सामने नजर रखे, वो ध्यान रखे कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। इस रात जो ड्यूटी पर क्रोज नेस्ट पर था उसका नाम फ्रेडरिक फ्लीट है। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि शिप की स्पीड बहुत ज्यादा थी और हवा की तेजी उसको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी और उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। इस वजह से उसकी आंखों से पानी भी जा रहा था, और आप जानते हैं आंखों से पानी आता है तो हमारा विजन थोड़ा कमजोर हो जाता है, विजिबिलिटी वीक हो जाती है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसे ठीक से नजर नहीं आ रहा था, चांद था नहीं, रोशनी थी नहीं। रात 11:39 पे फ्रेडरिक को अपने सामने एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ दिखता है। तब इसको एहसास हुआ कि ये एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ गया है। वो जल्दी से 3 बार अलर्ट बेल बजाता है ताकि डेक पर जितने लोग हैं वो वहां से हट जाएं। फिर जल्दी से दौड़कर फोन करता है ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर्स को और जोर से चिल्ला के कहता है कि शिप के सामने आइसबर्ग आ गया है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। ब्रिज पर बैठे ऑफिसर्स ये बात सुनते हैं और जल्दी से इंजन रूम में कॉल करते हैं और ऑर्डर देते हैं कि जहाज का डायरेक्शन लेफ्ट में मोड़ दो। ये सब कुछ बस कुछ सेकंड्स में हो जाता है। वो सारे इतने पैनिक हो जाते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली अब बहुत देर हो चुकी है। ये जहाज जाके इसी आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग बहुत विशाल था, इसकी लंबाई लगभग 200 से 400 फीट के बीच में थी।
ये लगभग किसी फुटबॉल फील्ड के जितना बड़ा था और इसकी हाइट शिप की क्रोज नेस्ट तक की थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका वजन 75 मिलियन टन के बराबर था, यानी कि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही वजनी था। वरना सोचने वाली बात तो ये है कि बर्फ से मेटल को हर्ट कैसे हो सकता है, लेकिन उसका रीजन यही था कि ये बहुत ज्यादा वजनी था और बहुत ज्यादा बड़ा था। टाइटैनिक के ये फ्रंट राइट साइड से टकराया, स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो के पास। बो शिप के सामने का वो जो नुकीला पार्ट होता है ना, वो हिस्सा कहलाता है। बो के ऊपर जो एरिया होता है उसे स्टर्न कहते हैं और नीचे की तरफ जो निकला हुआ एरिया होता है उसे कील कहते हैं। लगभग 10 से 11 सेकंड तक ये हिस्सा आइसबर्ग से घिसता रहा और शिप में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया और शिप में नीचे छोटे छोटे से होल्स हो गए। टकराव के कुछ ही सेकंड के बाद कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज दौड़कर पहुंच गए ये देखने के लिए कि आखिर जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है। जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्हें रियलाइज हो गया था कि ये जहाज तो अब डूब जाएगा। हालांकि अब तक उनको तो लगता था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, इसीलिए वो ज्यादा शॉक्ड हो गए कि ये जहाज कैसे डूब सकता है। असल में ये अनसिंकेबल इसलिए डिक्लेयर किया गया था क्योंकि इसमें 2 ऐसे मेन फीचर लगाए गए थे जिसकी वजह से ये जहाज बहुत ही मजबूत बनाया गया था, जिसमें से एक था डबल बॉटम हल। हल दरअसल वो चीज होती है जो शिप को शेप देती, यानी शिप का बाहरी हिस्सा। इसी मेन बॉडी की इसमें 2 लेयर्स लगाई गई थी, यानी कि अगर बाय चांस शिप की पहली आउटर लेयर को कुछ चोट लगती है तो अंदर वाली जो इसकी लेयर है वो बचा लेगी। तो इस सिचुएशन में ये डबल बॉटम हल किसी काम नहीं आया। और दूसरा जो मेन फीचर है वो ये था कि इस हल को 16 मेन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था, जिससे 4 कंपार्टमेंट्स अगर टूट भी जाते हैं तो भी शिप डूबेगा नहीं। लेकिन ये टकराव और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट ऑलरेडी पानी से भर गए थे। हालांकि लिमिट तो 4 कंपार्टमेंट्स की थी, इसीलिए ये फीचर भी इनके काम नहीं आया इस केस में। अब इसका मतलब था कि शिप को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। ये अनसिंकेबल शिप भी अब डूबने वाला था। टकराव के 20 मिनट के बाद रात 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू को ये ऑर्डर देते हैं कि एक डिस्ट्रेस कॉल की जाए, जिससे आसपास की शिप्स हमारे मदद के लिए आ सकें। डिस्ट्रेस कॉल वो होती है जो आसपास के शिप्स को रेडियो से कनेक्टेड होने के बाद वो लोग इन्फॉर्म करते हैं, या तो उन्हें हेल्प की जरूरत होती है या अगर शिप्स में खतरा है तो वो दूसरी शिप्स को इन्फॉर्म करते हैं। मतलब ये लोग कम्युनिकेट करते हैं इसी सिस्टम से। डिस्ट्रेस कॉल का मतलब होता है कि इस शिप पे डेंजर है तो आप आइए और हमारी हेल्प कीजिए। अब यहाँ पे अहम रोल प्ले किया है सीनियर रेडियो ऑफिसर जैक फिलिप्स ने। वो लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं कि कोई जहाज तो आए ये सिग्नल सुन के और उनकी मदद करे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। फिर भी वो लगातार सिग्नल्स भेजते रहते हैं ताकि कोई जहाज तो सुन ले इनके सिग्नल्स को। ठीक 20 मिनट के बाद 12:20 पे एक शिप RMS कारपेथिया जो टाइटैनिक के पास मौजूद था वो ये सिग्नल सुन लेता है। कैप्टन से उनकी बात होती है और वो कहते हैं कि ठीक है, जहाज मोड़ो और हम टाइटैनिक में फंसे लोगों की हेल्प के लिए चलते हैं। वो जहाज चल पड़ता है टाइटैनिक की तरफ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जहाज पास तो था टाइटैनिक के, लेकिन इतना भी पास नहीं था कि वो जल्दी पहुंच सके। वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से भी चलते तो भी उन्हें टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लग सकते थे, क्योंकि इस शिप का और टाइटैनिक का जो डिस्टेंस था 107 किलोमीटर था, जो कि अच्छा खासा होता है। अब यहाँ पे टाइटैनिक पे बाकी क्रू मेंबर्स जो थे वो हवा में फ्लेयर्स और रॉकेट्स छोड़ने लगे ताकि इसको देखकर ही आसपास के शिप आ जाएं, जिनको सिग्नल नहीं मिल रहा है वो इसको देखकर उनकी हेल्प करने के लिए आ जाएं। ये भी उनकी तरफ से एक डिस्ट्रेस मैसेज ही था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया के अलावा वहां पे और कोई जहाज मौजूद नहीं था। इसी बीच कैप्टन स्मिथ ये ऑर्डर देते हैं अपने क्रू को कि पैसेंजर्स को लाइफ बोट से उतारना शुरू किया जाए। इसका प्रोटोकॉल ये था कि औरतों और बच्चों को सबसे पहले जगह दी जाए लाइफ बोट्स में। लेकिन अगर पैसेंजर्स की बात की जाए तो वो लोग अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये शिप डूबेगा नहीं, क्योंकि कंपनी ने और मीडिया ने इस शिप के बारे में जो एडवर्टाइज किया था उसमें बहुत ज्यादा चिल्ला कर ये बोला था कि ये शिप तो अनसिंकेबल है। वो सोच रहे थे ठीक है, जहाज टकरा भी गया है तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई गई हैं इसमें कि टकरा भी गया तो भी बचा लेगा। तो वो लोग उतने पैनिक नहीं हो रहे थे अभी तक। और इसी वजह से जो पहली लाइफ बोट गई उसमें सिर्फ 28 लोग ही गए। हालांकि उसमें
65 लोगों के बैठने की जगह होती है। तो ऐसे ही थोड़ी खाली सी ये लाइफ बोट चली गई। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, नीचे के कंपार्टमेंट्स में पानी भरना शुरू हो गया। तब जाके पैसेंजर्स को ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि ये जहाज तो अब डूब जाएगा। तो लोग अचानक से बहुत पैनिक होने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे से लड़ाइयाँ करने लगे। रात के 1 बजे तक जहाज के आगे वाले बो में पानी भर चुका था और जहाज का आगे वाला हिस्सा पानी में डूबना शुरू हो गया था और इस वजह से जहाज के आगे वाले हिस्से का झुकाव पानी के अंदर हो गया और पीछे का हिस्सा ऊपर हो गया। जब जहाज इतना ज्यादा टिल्ट हो गया तो लोग पैनिक हो गए बहुत ज्यादा और लाइफ बोट में बैठने के लिए इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे से लड़ाई करने लगे कि उनको लाइफ बोट में जगह चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1200 लोग ही आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 लोग थे। रात 12:05 पे जब आखिरी लाइफ बोट उतारी गई तब भी शिप पर 1500 लोग बचे हुए थे। वहां पर आई विटनेसेस का कहना है कि 2:20 पर 2 टुकड़ों में जहाज टूट गया, धीरे धीरे डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस अनसिंकेबल शिप को पानी में डूबने में। जो 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे उसमें से कुछ लोगों ने यह मान लिया था कि वो अब मरने वाले हैं, जहाज के साथ डूब गए। और जिन लोगों को तैरना आता था उन्होंने पानी में छलांग लगा दी तैरने के लिए, लेकिन वो ठंड की वजह से मर गए। उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। इस टेम्परेचर में अगर कोई पानी में उतरे तो कुछ ही सेकंड्स में उसकी ठंड से मौत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ RMS कार्पेथिया टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए निकला था। उसको पहुंचते पहुंचते सुबह के 3:30 से 4 बज गए थे। टाइटैनिक के डूबने के करीब 1 घंटे के बाद ये शिप वहां पे पहुंचा। जो लोग जहाज पर मौजूद थे या जहाज के साथ डूब गए वो लोग तो वो बचा नहीं सका, लेकिन हाँ, जो लाइफ बोट्स पर लोग थे उनको इसने सक्सेसफुली बचा लिया था। लाइफ बोट्स में करीब 705 लोग थे। जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ एक तक अपनी व्हील पर ही खड़े रहे। दूसरी तरफ उनके बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। टाइटैनिक के इस दिल दहला देने वाले डिजास्टर के बाद कई कंट्रोवर्सीज हुई और इन्वेस्टिगेशंस की गई और बहुत सी ऐसी अनजान बातें सामने आई जिसको सुनकर सब शॉक्ड रह गए। शायद ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि उस रात टाइटैनिक के सिर्फ 37 किलोमीटर दूर और एक जहाज मौजूद था जो अगर टाइम पर पहुंच जाता तो टाइटैनिक के बाकी पैसेंजर्स भी बच सकते थे। इस जहाज का नाम है SS कैलिफोर्नियन, जो उस रात टाइटैनिक के बहुत करीब था। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के 1 घंटे पहले ही आइसबर्ग की आखिरी वार्निंग इसी जहाज की तरफ से आई थी। उसके बाद 11:15 पर जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था, क्योंकि वो लोग उस रात अपनी जगह पर ही रहने वाले थे। वहीं क्योंकि उनको पता था कि रात का अंधेरा है, चांद की भी रोशनी नहीं है, विजन क्लियर नहीं है और रास्ते में समुंदर में बहुत आइसबर्ग्स भी हैं। तो सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए वो लोग वहीं रुकने वाले थे। इस वजह से उन्होंने अपना रेडियो ऑफ किया हुआ था, इसलिए टाइटैनिक की तरफ से मिलने वाले डिस्ट्रेस सिग्नल भी उन तक नहीं पहुंच रहे थे। ये जहाज टाइटैनिक के इतने करीब था कि टाइटैनिक के डेक पर मौजूद लोग भी इसको देख रहे थे। इस जहाज को देखकर एक ऑफिसर ने लाइफ बोट पर बैठ रहे लोगों को पैनिक करते देखकर उनसे कहा कि वो देखिए, वो जहाज दिख रहा है, वो हमें बचा लेगा, डोंट वरी। और रात 12 बजे जो टाइटैनिक जहाज पर जो फ्लेयर्स और रॉकेट्स छोड़े गए थे, कैलिफोर्नियन जहाज के लोगों ने और उनकी क्रू ने उनको भी देखा था और उन्होंने जाकर अपने कैप्टन को इन्फॉर्म भी किया था। तो कैप्टन ने इसको नजरअंदाज कर दिया, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि टाइटैनिक पर बहुत अमीर लोग सफर कर रहे हैं, ये लोग 12 बजे पार्टी कर रहे होंगे, तो इस वजह से ये फ्लेयर्स और रॉकेट्स छोड़ रहे हैं। ये डिस्ट्रेस मैसेज बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने इस मैसेज को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक से बहुत सारे लोगों की या लगभग सभी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। नेक्स्ट डे सुबह जब उन्होंने अपना रेडियो ऑन किया तो बहुत सारे पेंडिंग डिस्ट्रेस मैसेजेस मिले जो टाइटैनिक की तरफ से आ रहे थे। ये सब देखकर उन्होंने टाइटैनिक की तरफ रुख किया और वो उस तरफ जब तक पहुंचे तो वहां पर लाशें पानी में फ्लोट कर रही थी और सब कुछ खत्म हो चुका था। अब ये तो नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ कैलिफोर्नियन कैप्टन की कमी है, वही गलती सामने आई है। और भी बहुत सी गलतियां हुई हैं इस जहाज में जो इस बड़े डिजास्टर की वजह बनी।
यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाइफ बोट्स बहुत कम थी। इनसफिशिएंट लाइफ बोट्स की वजह से भी इस हादसे में लोगों को नहीं बचाया जा सका, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगा कि ये अनसिंकेबल है और इसमें लाइफ बोट्स की जरूरत ही नहीं है, इसलिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही लगाई गई इसमें। और एक बात ये भी हुई कि जिस दिन टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल भी होने वाली थी, जो टाइटैनिक के कैप्टन ने होने नहीं दी। उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। उन्हें भी यही लगा कि शिप तो अनसिंकेबल है, इस सब चीजों की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है। वहीं एक बहुत बड़ी गलती स्टेयर व्हील पर मौजूद स्टीयरमैन रॉबर्ट हिचन्स ने की। उस रात जब ऊपर से ऑर्डर आया कि जहाज को लेफ्ट की तरफ टर्न कर दो, तो वो इतना ज्यादा पैनिक हो गया कि घबराहट में उसने राइट की तरफ टर्न कर दिया। और फिर जब तक वो समझ पाया कि लेफ्ट की तरफ ही टर्न करना था, तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को वॉच करने के लिए आपका शुक्रिया।